दोस्तों, मैं हूं परवीन साहनी और आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। आज मैं आपके सामने एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूं जो उत्तराखंड के मिजाज से बिल्कुल मैच नहीं खाती है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब ये कहानी बनी। ये कहानी गैंगस्टर की है। अंडरवर्ल्ड, माफिया, गैंगस्टर, गैंगवार, ये सब ऐसा आपराधिक वर्ड है जो उत्तराखंड के लिए नहीं बना, लेकिन जिस गैंगस्टर की कहानी आपको सुनाऊंगा उसकी वजह से इसकी खूब चर्चा हुई। उसी दौर में जब देश दुनिया के ये कुख्यात डॉन रिवॉल्वर, बंदूक और खुखरियों से आतंक मचा रहे थे, तभी बेहद ही शांत रहने वाला उत्तराखंड के देहरादून में मशीन गन और हैंड ग्रेनेड के लिए एक कुख्यात पहाड़ी गैंगस्टर ने आतंक मचा रखा था। ये इतना कुख्यात था कि न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और मुंबई के बड़े बड़े माफिया भी इस पहाड़ी बाहुबली का स्वागत अपनी दुनिया में कर रहे थे। उसने न केवल एक एक कर अपने सभी दुश्मनों को ठिकाने लगा दिया था, बल्कि देहरादून में रंगदारी, अपहरण और हत्याओं की पहली स्क्रिप्ट भी लिखी थी। ये कहानी उस वक्त की है जब देश को आज़ाद हुए महज एक दशक ही बीता था। बंटवारे ने कई जिंदगियों को बेहाल कर दिया था। लाखों परिवार इस त्रासदी से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे ही कुछ परिवारों को देहरादून के प्रेमनगर और रेस कोर्स में बसाया गया। उस वक्त इनकम का जरिया बहुत सीमित था, तो ऐसे में जिंदगियों को चलाने के लिए प्रेमनगर और रेस कोर्स में आए परिवारों के कुछ सदस्यों ने जुर्म की दुनिया में एंट्री मार ली। सट्टेबाजी, कच्ची शराब का धंधा, अवैध खनन, फिल्मों के टिकट ब्लैक करना, स्क्रैप की नीलामी उठाना और साइकिल स्टैंड के ठेके हथियाना जैसे धंधे यहाँ के बेरोजगार नौजवानों की पहली पसंद बन गए थे। इसी दौर में कई गैंग पनपने लगे जो शहर में खुलेआम रंगदारी, अपहरण और डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। पूरे शहर को अपने आतंक की चपेट में ले रखा था और इस संगठित अपराधों से देहरादून के हर इलाके में एक अलग ही तरह का भय का माहौल बना हुआ था। कहा जाता है कि इस गैंग का सबसे बड़ा शिकार गढ़वाल के पहाड़ी इलाकों से देहरादून में आकर बसे पर्वतीय मूल के लोग हो रहे थे। इसी अफरा तफरी, आतंक और डर के बीच डीएवी इंटर कॉलेज में एक छात्र अपनी 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी में जुटा था। उसके पिता मातबर सिंह एक काश्तकार थे। मातबर सिंह वैसे टीरी के डिखोल गांव के रहने वाले थे, लेकिन रोजी रोटी के लिए वो देहरादून के पूर्वी छोर पर बालावाला में आकर बस गए। मातबर सिंह के 3 बेटे थे। तीनों बेटे में 12वीं क्लास में पढ़ने वाला वो लड़का था 12वीं के बाद फौज में भर्ती होने का सपना देख रहा था, लेकिन समय ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। क्लास में हुई एक मामूली सी कहासुनी ने इस लड़के के सारे सपने तोड़ दिए और इसे अपराध की दुनिया के ऐसे वन वे पर चलने को मजबूर कर दिया जहां फिर कोई यू टर्न नहीं होता। कहानी कुछ इस तरह से आगे बढ़ती है। इस लड़के की क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की को कोई मनचला लगातार परेशान कर रहा था। लड़की पहाड़ी थी और उसे तंग करने वाला प्रेमनगर के बदमाशों का करीबी समझा जाता था। लड़की की परेशानी देख पहाड़ी मूल के छात्रों में गुस्सा तो था, लेकिन कोई भी इस मनचले से टकराने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तब हीरो वाले तेवर दिखाते हुए 12वीं क्लास में पढ़ने वाले उस लड़के ने हिम्मत दिखाई और मनचले से 2 टुक कह दिया कि वो इस लड़की को आज के बाद तंग ना करें। ये झड़प हाथापाई में बदल गई और अगले ही दिन वो मनचला प्रेमनगर के अपने कुख्यात बदमाशों साथियों के साथ आ गया। लाठी डंडे लिए बदमाश जब स्कूल के बाहर आए तो वो मुंह छिपाकर भागा नहीं, बल्कि अपनी बैट लहराता हुआ इन बदमाशों से 2-2 हाथ करने लगा। 2 लड़कों को उसने अपनी बाहों के बीच दबाया और फिर इतने जोर से नीचे पटका कि एक का सिर और दूसरे का जबड़ा टूट गया। जमीन पर खून बिखरा देख बाकी सभी बदमाश भाग गए। ये पहली बार हुआ था जब किसी पहाड़ी लड़के ने प्रेमनगर के कुख्यात बदमाशों से टकराने की हिम्मत की थी। लड़ाई के बाद स्कूल के तमाम पहाड़ी लड़कों ने उसे अपने कंधों पर बैठा लिया और उसकी जय जयकार करने लगे। यही वो दिन था जब भरत सिंह नेगी नाम के इस लड़के को पहली बार भरतू दाई कहा गया और यही वो दिन था भरतू का फौज में जाने का सपना टूट गया। वो सपना दूर हुआ, पुलिस के क्राइम रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज हुआ और ये वही दिन था जब देहरादून में एक कुख्यात गैंगस्टर ने जन्म लिया था। उसने प्रेमनगर के उन कुख्यात बदमाशों से दुश्मनी मोल ले ली थी जिससे पूरा शहर खौफ खाता था। ये दुश्मनी फिर बढ़ती गई। भरतू भी इससे पार पाने और हिंसक होता गया और उसका नाम देहरादून के अलग अलग थानों में अपराध दर अपराध दर्ज होता चला गया। भरतू भले ही पुलिस के क्राइम रिकॉर्ड में बतौर गैंगस्टर दर्ज हो रहा था, लेकिन आम लोगों के बीच उसकी रॉबिन हुड जैसी छवि बन रही थी। गरीब, बेसहारा और शोषित लोगों की मदद करने के उसके कई किस्से चर्चित होने लगे। उसके रॉबिन हुड वाले कई किस्से भी सामने आने लगे। भरतू के दोस्त रहे दिनेश थापा इस किस्से को एक पत्रकार को कुछ इस तरह बताते हैं। एक दिन भरतू रोडवेज की बस से डोईवाला से बालावाला लौट रहा था। उस बस में पहाड़ से आने वाला एक यात्री अपनी बकरी संग यात्रा कर रहा था। कंडक्टर ने यात्री से बकरी का अतिरिक्त किराया मांगा। गरीब यात्री के पास बकरी का किराया चुकाने के पैसे नहीं थे। इस पर कंडक्टर ने उसकी बकरी को ही अपने कब्जे में ले लिया और यात्री को धक्का देकर बस से उतारने लगा। भरतू को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने कंडक्टर का विरोध किया तो बात बढ़ते बढ़ते मारपीट तक पहुंच गई। कंडक्टर के कई साथी और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन भरतू का गुस्सा अब तक आपे से बाहर हो चुका था। वो अकेला ही इन सब से लड़ा। उस कंडक्टर को भरतू ने पीट पीट कर लगभग
अधमरा कर दिया और साथ ही एक पुलिस कांस्टेबल के पेट में पेचकस मारकर भलतू वहां से फरार हो गया। भरतू के ऐसे झगड़े आम होने लगे थे, लेकिन जुर्म की दुनिया में उसका नाम अभी पक्के तौर से लिखा जाना बाकी था। ये दिन तब आया जब भलतू ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर घनसाली का बैंक लूटने की साजिश रची। इस लूट के दौरान भलतू और उसके साथी बैंक के अकाउंटेंट ML सुंदरयाल को गोली मारकर फरार हो गए। पुलिस विभाग में हलचल मची, दबिश डाली गई और आखिरकार पुलिस ने इन दोनों को पोखाल में दबोच लिया और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस घटना के बाद भलतू अब शातिर अपराधियों में गिना जाने लगा था। कुछ महीनों बाद जब वो जमानत पर बाहर आया, उसका नाम रायपुर, नत्थूवाला, बालावाला, नकरौंदा, नेहरूग्राम, हर्रावाला, डोईवाला थानों और भोगपुर तक में फैल चुका था। वो पहाड़ी मूल के लोगों के लिए एक कल्ट बन चुका था। सिर्फ पहाड़ी युवा लड़के ही नहीं, बल्कि पर्वतीय मूल के तमाम सरकारी कर्मचारी, किसान और व्यापारी भी उसे हीरो की तरह देखने लगे थे। इन लोगों को लगने लगा था कि आखिरकार प्रेमनगर के बदमाशों की दादागिरी से उन्हें बचाने वाला कोई आ गया। बताते हैं कि जेल से लौटने के तुरंत बाद ही भरतू ने अपनी खुद की गैंग बना ली, जिसमें 100 से ज़्यादा गढ़वाली और नेपाली लड़के शामिल हुए। भरतू का नाम जिस तेजी से फैल रहा था, उसकी दुश्मनी भी उसी तेजी से बढ़ती जा रही थी। उसके दुश्मनों में सबसे बड़े नाम था हंसा और लच्छा। ये दोनों ही उस दौर में प्रेमनगर के सबसे बड़े गैंग के सरगना हुआ करते थे। सट्टेबाजी, सरकारी ठेके, रंगदारी और अवैध खनन जैसे धंधों में अब तक इनका एक छत्र राज हुआ करता था, लेकिन अब भरतू ने इन धंधों में सेंधमारी शुरू कर दी थी। हंसा और लच्छा की आंखों में भरतू लगातार खटक रहा था। उन्होंने अपने कई गुर्गे भरतू के पीछे लगा दिए थे। उसने पूरे शहर में अपने मुखबिरों का ऐसा जाल फैला लिया था कि उसे हंसा और लच्छा के हर मंसूबे की जानकारी पहले ही मिल जाती थी। इन्हीं मुखबिरों से उसे ये भी पता चला कि 21 दिसंबर की रात को उसकी हत्या की योजना बनाई गई है। इस पर उसने जो रणनीति अपनाई, उससे वो शहर के दाई से एक कुख्यात गैंगस्टर बन गया। भरतू एक लीड मिली कि शाम के वक्त हंसा अपने स्कूटर पर डोईवाला से लौटेगा और जोगीवाला चौक को क्रॉस करेगा। उसने तुरंत ही अपने एक परिचित से .32 बोर की रिवॉल्वर ली और शाम होने से पहले ही जोगीवाला चौक पहुंचकर एक चाय की दुकान पर हंसा का इंतजार करने लगा। तय समय पर जैसे ही हंसा वहां से गुजरा, भलतू ने बीच सड़क पर उसके स्कूटर के सामने आकर महज 5 मीटर की दूरी से 5 फायर हंसा के शरीर में झोंक दिए। हंसा जमीन पर लहूलुहान होकर गिर पड़ा। देहरादून के इस पहले शूट आउट से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। 5 गोलियां खाने के बाद भी हंसा बच तो गया, लेकिन वो इतनी दहशत में आ गया कि उसने बदमाशी से तौबा कर ली। ठीक ऐसा ही लच्छा दाई ने भी किया। इन दोनों के गैंग खत्म हो गए। पुराने लोग बताते हैं कि हंसा ने बाद में प्रेमनगर में ही चाय की दुकान खोल ली थी और 2018 में उसकी मौत हुई। बहरहाल इस शूट आउट के बाद भलतू का देहरादून के सभी अवैध धंधों पर वर्चस्व हो गया। देहरादून और इसके आसपास के इलाकों में उस दौरान में जितने भी छोटे बड़े दाई थे, वो सभी तेजी से भलतू के गैंग में शामिल होने लगे। भलतू के पास अब तक 9 mm की स्टेन गन आ चुकी थी। इससे भरतू का कद और भी बहुत बढ़ गया था और उसका दुस्साहस भी। इसी दुस्साहस में भरतू ने एक बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया। ऐसा हत्याकांड जिसकी गूंज उस वक्त दिल्ली के सफ़ेद पोशों से लेकर मुंबई के अंडरवर्ल्ड तक पहुंच गई। हुआ कुछ यूं, भरतू किसी भी तरह बारू, जो कभी उसका दोस्त हुआ करता था, जब उसने भरतू से दुश्मनी मोल ले ली, तब से भरतू उसे मारने की फिराक में था। एक रोज उसके मुखबिरों ने उसे बताया कि बारू अपनी बुलेट पर सवार होकर जोगीवाला की तरफ आ रहा है। बारू की पहचान बन चुकी काली चमड़े की जैकेट और बुलेट मोटरसाइकिल को सामने से आता देख भलतू ने अपनी मशीन गन की पूरी मैगजीन उस बाइक सवार के सीने में उतार दी। लेकिन बाद में मालूम चला कि वो बारू नहीं, बल्कि उसी के गैंग में काम करने वाला विजयंत था। विजयंत की वहीं मौत हो गई, लेकिन इससे अब बारू बेहद सतर्क हो गया था। उधर दिन दहाड़े मशीन गन से हुए इस हत्याकांड से कानून व्यवस्था पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। पुलिस पर भारी दबाव आने लगा, लिहाजा पुलिस ने दोनों ही गैंग के सदस्यों को सीधा एनकाउंटर करना शुरू कर दिया। भलतू के गैंग में शामिल जेब कतरों का सरदार काड़ू, विजय उर्फ गोजू और भरतू के बेहद खास आनंद को ऐसे ही एक एनकाउंटर में पुलिस अधिकारी नरेंद्र सिंह और उनकी टीम ने मार गिराया। यही वो दौर था जब इमरजेंसी लगी थी। भरतू को पुलिस ने मीसा के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अपने कुछ बेहद खास साथियों के मारे जाने से भरतू बेचैन था और जेल से बाहर आने के लिए छटपटा रहा था। तभी एक ऐसी घटना हुई जिसके चलते वो पुलिस की गुड बुक में आ गया। हुआ ये था कि मुजफ्फरनगर में एक बड़ी बैंक लूट हो गई। ये बैंक लूट 8 लाख रुपए की थी और 70 के दशक में ये देश की सबसे बड़ी लूट में से एक थी। इसे इतने शातिराना तरीके से अंजाम दिया गया था कि पुलिस के हाथ काफ़ी समय तक खाली रहे। उस समय देहरादून कोतवाली में इंस्पेक्टर महावीर त्यागी थे। उन्हें इस बात का इल्म था कि भरतू के पश्चिम यूपी के बड़े कुख्यात बदमाशों से संबंध है, लिहाजा वो जेल में भरतू के पास गए और उससे मदद करने को कहा। भरतू ने इसे एक मौके की तरह लिया और जो जानकारी पुलिस इंस्पेक्टर को दी, उससे उनके पैरों के तले से जमीन खिसक गई। भरतू ने बताया कि लूट विक्रम और धर्मपाल नाम के 2 जाटों ने उसकी ही मशीन गन का इस्तेमाल करते हुए की है। उसने ये भी बताया कि वो दोनों अब चंडीगढ़ में छुपे हैं। भरतू की मदद से पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस ऑपरेशन में इंस्पेक्टर महावीर त्यागी की मौत हो गई। आगे चलकर विक्रम और धर्मपाल नाम के इन बदमाशों को फांसी की सजा हुई।
बहरहाल ये गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी जीत थी और इसमें भरतू ने अहम किरदार निभाया था, लिहाजा उसे पुलिस से परोक्ष समर्थन मिलना और भी बढ़ गया था। लेकिन अब तक बारू से उसकी दुश्मनी बेहद बढ़ चुकी थी और बारू भी अब कोई छोटा मोटा गैंगस्टर नहीं रह गया था। उसके गैंग में भी मशीन गन से लेकर तमाम हथियार आ चुके थे जो भलतू गैंग के पास हुआ करते थे। इससे दून घाटी में खूनी तांडव इतना बढ़ गया कि लोग शाम को घर से निकलने में भी डरने लगे थे। आए दिन हत्या होने की आम बात हो गई थी। रायपुर में भरतू गैंग का कुंदन मारा गया तो बदले में भरतू के बारू के साले तेजू और उसके साथी राम अवतार को प्रिंस चौक के पास मार गिराया। इसी दौरान पुलिस ने बारू के एक खास आदमी को अपनी तरफ मिला लिया और एक दिन उसी खास आदमी ने बारू की शराब में जहर मिलाकर उसकी हत्या कर दी। कहा जाता है कि इस पूरी साजिश में भरतू का भी अहम किरदार था। भरतू का सबसे बड़ा दुश्मन अब मर चुका था। हालांकि बारू की मौत के बाद उसका गैंग शशि और रेशम थापा संभाल रहे थे, लेकिन भरतू इन्हें अपने लिए कोई खतरा नहीं मानता था। उसका यही आत्मविश्वास उसकी मौत का कारण भी बना। तारीख थी 14 नवंबर 1978। बालावाला में एक नाटक समारोह चल रहा था। भरतू को ऐसे समारोह बेहद पसंद थे। भरतू इसकी तैयारी में जमकर लगा हुआ था और इसी सिलसिले में वो अपने साथी राजेंद्र सिंह के साथ नाटक के निमंत्रण पत्र छपवाने एस्ले हॉल की एक प्रिंटिंग प्रेस पर अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था। रास्ते में भरतू अपने एक परिचित के पास रुका और उसे बताया कि उसकी मशीन गन का बस फायर 3 गोली दागने के बाद अटक रहा है। उसने अपनी मशीन गन मरम्मत के लिए इस परिचित के पास ही छोड़ दी और अपनी बुलेट से एस्ले हॉल की तरफ निकल पड़ा। परिचित ने उसे चेताया भी कि वो बिना हथियार के ऐसे खुलेआम शहर में न जाए। भरतू ने जवाब दिया, अब कौन बचा है जो मेरी जान ले सकेगा। लापरवाही में कहा गया वाक्य भरतू के जीवन का अंतिम वाक्य साबित हुआ। रेशम शशि और उसके 30 से साथी मजनू को जब ये सूचना मिली कि भरतू बिना हथियार के निकला है तो जैसे उनकी मुराद पूरी हो गई। मजनू के पास ऑटो था। तीनों हथियारों से लैस होकर ऑटो में बैठे और भरतू के पीछे निकल गए। एक ऑटो भरतू जिस बाइक को चला रहा था उसके बगल चलने लगा। उस पर पर्दे लगे हुए थे। फिर एक पर्दा हटा और मशीन गन से ज़बरदस्त बस फायर हुआ। एक गोली उसके जबड़े में लगी जबकि 3 सीने में। तकरीबन 10 गोली भरतू को लगी और उसकी वहीं मौत हो गई। बताते हैं कि जिस दिन भरतू मारा गया उस दिन बालावाला समेत कई गाँवों में लोगों ने दुख में चूल्हा नहीं जलाया था। भरतू की मौत के साथ ही देहरादून में संगठित अपराधों के शुरुआती अध्याय का भी अंत हो गया, लेकिन उसके रॉबिन हुड वाले किस्से अब भी सुनाए जाते हैं।